हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 94। इससे पहले इस कहानी के 93 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। संध्या ने पैर पटक कर खुद से कहा कि ये सही तरीका है। गलती भी खुद ही करते हैं और नाराज़ भी खुद ही होकर बैठ जाते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो दवाई भी नहीं लेंगे, दवाई नहीं लेंगे तो फिर तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर मैं ही हूँ जो इतना ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। हे भगवान, लगता है मेरे 4 नहीं 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों का बाप भी तो बच्चों से कम नहीं है। इतना कहकर संध्या भी किचन की तरफ आ गई और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से खाना बनाने लगती है। उसका दिमाग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इधर दूसरी तरफ संजय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसे इस वक्त बहुत तेज भूख लगी थी। ना तो वो नाश्ता करके आया था और ना ही किसी ने उसे लंच के लिए पूछा था। संजय ने भी अपना फोन देखा और फिर संध्या को मैसेज करने के लिए सोचा ही था कि तभी वापस से अपने फोन को रख दिया और फिर बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मैं तो नहीं मानने वाला हूँ बिल्कुल भी। जरा सा दांत दिखाकर मुंह बनाकर बैठ जाती है, सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, खुद भी इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती है। आज खाना बनाकर भी नहीं दिया मुझे, जबकि अच्छे से जानती है कि खाना खाकर ही मैं दवाई लेता हूँ। संजय भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बैठा हुआ था, या यूं कहें बच्चों की तरह मुंह फुलाकर गुस्से से बैठा हुआ था। तभी कैबिन का दरवाज़ा एकदम से खुलता है तो संजय ने भी अब दरवाजे की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि संध्या जो कि लंच लेकर गुस्से से खड़ी हुई थी उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। संजय के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी और संध्या की आंखों में गुस्सा अब और भी ज्यादा हो गई थी, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई थी। संध्या भी गुस्से से आगे आई और लंच बॉक्स लगभग टेबल पर पटकते हुए बोलती है कि ये लो, खाना खा लो और चुपचाप से दवाई ले लेना। अगर बीमार हो गए ना तो फिर मुझे खुद नहीं पता है संजय कि मैं क्या करूंगी आपका, लेकिन इस बार आपकी सेवा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, छोड़कर चली जाऊंगी आपको, समझे आप। इतना कहकर जैसे ही वो पलटकर वहां से जाने लगी वैसे ही संजय बोलता है कि तुम खिलाओगी तो ही खाना खाऊंगा, वरना मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगा। संध्या भी पलटकर गुस्से में अब संजय को घूरकर देखने लगती है तो संजय भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि यार अब छोड़ो ना इतना गुस्सा, तुम तो जानती ही हो ना कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और खाना नहीं खाऊंगा तो फिर मैं दवाई भी नहीं लूंगा तो फिर तबीयत भी खराब हो जाएगी। उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ ये सब कुछ करती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपने पति के साथ। संध्या भी गुस्से में बोलती है कि क्या करती हूँ मैं आपके साथ, क्या करती हूँ बताइए। मैं तो खाना पीना नहीं छोड़ती हूँ जब भी गुस्सा होती हूँ आपसे, मैं तो आपकी तरह नखरे भी करके नहीं बैठती हूँ ना। अरे लड़कियां भी इतने ज़्यादा नखरे नहीं करती हूँ कि जितने कि आप करते हो, समझे आप। कहाँ से सीख लिया है आपने ये सब कुछ करना। जरा सी भी मेरी या फिर आपकी लड़ाई हो जाती है तो फिर आप तो बस चुपचाप से खाना पानी ही छोड़ देते हो। संजय ने भी मुस्कुराते हुए संध्या की तरफ देखा और बोला कि तुमसे ही तो सीखा है मैंने, जब तुम शुरू शुरू में लड़ती थी मुझसे तो फिर खाना पीना छोड़ देती थी ना। संध्या भी गुस्से में अब संजय की तरफ ही घूर रही थी तो संजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि यार अब ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे, खाना खिलाओगी तो मैं खाना खाऊंगा, वरना चली जाओ तुम, मुझे भी नहीं खाना है ये खाना। संध्या भी एक कदम संजय की तरफ आगे बढ़ी और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है क्या आपको, थोड़ी भी नहीं आती है क्या। संजय बोलता है कि आती है ना, पूरी शर्म आती है मुझे। याद करो तुम हमारी पहली रात शादी के बाद। संध्या को तो अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैं नहीं खिला रही आपको खाना, खुद ही खाओ और दवाई भी ले लेना। इतना कहकर जैसे ही वो पलटकर वहां से जाने लगी तो संजय फिर से बोलता है कि यार मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, तुमने अगर मुझे खाना नहीं खिलाया ना तो फिर मैं ये खाना नहीं खाऊंगा और ना ही मैं अपनी दवाई लूंगा। अब तुम खुद ही सोच लो। संध्या ने भी अब अपने बढ़ते कदम एकदम से रोक लिए और उसने पलटकर संजय को गुस्से में देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। संजय भी अब जल्दी से घबराहट से चेयर से उठा और फिर सीधा संध्या के पास जाकर उसे अपने गले लगाकर बोलता है कि यार अब मुझे नहीं आता है ऐसे मनाना, सॉरी मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुम्हें, अब देखो ना प्लीज तुम रोना बंद कर दो प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। संध्या सिसकते हुए बोलती है कि संजय आप बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ही ज्यादा। संजय बोलता है कि अब जैसा भी हूँ तुम्हें तो ही सहना पड़ेगा अब ये जिंदगी भर। अगले 10 मिनट में संजय और संध्या दोनों ही सोफे पर आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। संजय भी इस वक्त मुस्कुरा रहा था। संजय भी खाना खाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था और तुमने खाना क्यों नहीं खाया,
क्या तुम बता सकती हो? संध्या थोड़ा सा गुस्से में उसे घूरते हुए देखती है और बोलती है कि आप अच्छे से जानते हो कि आप खाना नहीं खाते हो तो फिर मैं भी खाना नहीं खाती हूँ। अब इस उम्र में भी ये सारी हरकतें करते हो, फिर भी आप, बच्चों को पता चलेगा तो फिर क्या ही सोचेंगे। तभी कैबिन का दरवाजा एकदम से खुला और तीनों ही बच्चे अब मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। नील बोलता है कि क्या सोचेंगे, मतलब वो यही सोचेंगे कि हमारे पापा हमारी मम्मी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो खाना नहीं खाते है ना पापा, आप यही चाहते हो ना? संजय बोलता है कि तुम तीनों को हमें डिस्टर्ब करते हुए शर्म नहीं आती है क्या? कितने ज्यादा बदतमीज हो तीनों के तीनों। तीनों ने ही ना में अपनी गर्दन हिला दी और आकर सोफे पर बैठ गए। संध्या ने भी तीनों के लिए खाना परोस दिया और फिर आराम से खाना खाने लगते हैं। तभी संध्या को रुद्र और किट्टू की याद भी आ गई थी और फिर उसने भी संजय की तरफ देखकर कहा कि वो दोनों कब आएंगे। संजय खाना खाते हुए बोलता है कि वो दोनों बच्चे हैं जिनका आना जरूरी है क्या? समझ लो दोनों ही अपने हनीमून पर गए हैं, आ जाएंगे थोड़े दिनों में, आराम से उन्हें अपना हनीमून तो एंजॉय कर लेने दो। संध्या बोलती है कि लेकिन मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। संजय ने भी संध्या की तरफ देखा और कहा कि यार पागल तो नहीं हो गई हो क्या तुम? बच्चे बड़े हो गए हैं अब, शुक्र मनाओ कि हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं, वरना आजकल तो बच्चे शादी करते ही अलग हो जाते हैं और माँ बाप को पूरी तरह से भूल जाते हैं। पर किट्टू मासूम है, ऐसी नहीं है वो बिल्कुल भी। तभी नील बोलता है कि मेरी अवनी भी ऐसी नहीं है पापा, मेरी अवनी भी आपसे अलग नहीं होगी। संजय ने भी नील की तरफ घूर कर देखा और बोला कि डांट खानी है क्या तुझे? नील ने भी गर्दन हिला दी और फिर संजय बोलता है कि तो यहाँ पर ये नाटक मत करो, समझे? तो चुपचाप से खाना खाओ और अपने अपने काम पर चलो, निकलो यहाँ से जल्दी से जल्दी, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। तीनों ने ही शरारती मुस्कुराहट के साथ संजय की तरफ देखा तो संजय ने भी गुस्से में कहा, सच में बात करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट, खाना खाओ और निकलो यहाँ से, इनफैक्ट अपने प्लेट भी उठाओ और अभी के अभी निकलो। संध्या हल्के से गुस्से में बोलती है कि संजय खाना तो खाने दीजिए ना बच्चों को, यहाँ पर बैठे हैं तो फिर कौन सी आफत आ जाएगी? संजय बोलता है कि आफत ही आ गई है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये तीनों हमें ऐसे डिस्टर्ब करें। चलो अब जल्दी से अपनी प्लेट उठाओ और बाहर जाओ यहाँ से। शुभ भी अपनी प्लेट को उठाते हुए बोलता है कि पापा ऐसे किसी की मम्मी को अपने कैबिन में रखना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है। निहाल भी डायलॉग मारता है, मिस्टर प्रताप वो मेरी भी माँ है और हाँ आप मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नील भी अभी कुछ नहीं बोलता है, बस हंस पड़ता है। तो संजय ने भी तीनों को आंखें दिखाई और फिर वो तीनों ही वहां से भाग गए। उनके जाते ही संध्या भी जोर जोर से हंस पड़ी और बोली कि देखा, मैंने कहा था ना कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरे शुभ और निहाल एक तरफ, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सारी बातें सोचते रहते हैं। संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दोनों ने बैठकर आराम से खाना खा लिया और संजय ने भी दवाई ली और फिर आराम से सोफे पर लेट गया। उसने भी अपना सिर संध्या की गोद में रख लिया और फिर संध्या उसके बालों को प्यार से सहलाने लगती है। संध्या बोलती है कि संजय हमारी फैमिली ऐसे ही हमेशा खुश रहेगी ना? संजय ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ ऐसे ही खुश रहेगी, तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो इन लोगों के लिए, मुझसे नाराज़ भी मत हुआ करो तुम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है संध्या, फिर मुझे ना मनाना पड़ता है तुम्हें, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। सुबह से काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा। इधर दूसरी तरफ रुद्र और किट्टू दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तभी नरेन चिल्लाते हुए बोलता है कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल करो। ये सुनकर तो रुद्र और किट्टू दोनों ही एकदम से हैरानी से खड़े हो गए थे। नरेन काफी ज्यादा गुस्से में रुद्र की तरफ देख रहा था और रुद्र भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मिस्टर पुरोहित इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। रुद्र बोलता है कि पापा आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? नरेन चिल्लाते हुए बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से मुझे पापा कहा, पापा नहीं लगता हूँ मैं तुम्हारा। क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरी बेटी पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी? कितना ज़्यादा झूठ बोलोगे तुम मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, क्या ये झूठ तुमने अपने पापा से बोलना सीखा है क्या? रुद्र को भी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो भी एकदम से गुस्से से बोल पड़ा कि मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ और आप मेरे पापा को ही गाली दे रहे हैं। किट्टू की वजह से मैं चुप हूँ, वरना मिस्टर नरेन पुरोहित मेरे पापा को कुछ भी उल्टा सीधा कहने से पहले मैं सामने वाले की जुबान को खींच लेता हूँ। मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ मेरे पापा को कुछ भी कहकर। नरेन गुस्से में बोलता है कि तुम मेरी जुबान खींचोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को इस्तेमाल करके तुम खुद को बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून समझते हो? तुम्हारी फैमिली में तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखाया गया है क्या? रुद्र भी काफी ज्यादा गुस्से में नरेन की तरफ ही देख रहा था। तो वहीं किट्टू को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो भी जल्दी से अपने पापा के पास गई और बोली कि पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे मिली हूँ तो फिर सर की वजह से ही मिली हूँ,
माँ का इलाज भी सर की वजह से ही हो रहा है। नरेन ने भी किट्टू की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तुम अंधी हो, बेवकूफ़ हो, पागल हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हारा पति अच्छे से जानता था कि तुम नरेन पुरोहित की बेटी हो और इसीलिए ही उसने तुमसे शादी की है, वरना शादी तो तुम्हें याद है ना तुम्हारे साथ रुद्र ने क्या क्या किया था। बड़ी जल्दी भूल गई हो तुम। केटू की आंखों में तो एकदम से आंसू आ गए थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से नरेन की तरफ ही देख रही थी। नरेन ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रुद्र की तरफ देखकर कहा कि बताओ रुद्र, तुमने मेरी बेटी से शादी तभी की थी ना जब तुम्हें ये पता चल गया था कि किट्टू मेरी बेटी है। रुद्र अभी कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप से खड़ा रहता है और अगले ही पल नरेन रुद्र के पास आया और उसकी कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से से बोलता है कि तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल करोगे, मुझसे झूठ बोलोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है। मेरी बेटी आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगी, ना ही तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम दोनों का डाइवोर्स करवा दूंगा। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर नरेन ने जोर से एक चांटा रुद्र के गाल पर जड़ दिया। रुद्र का चेहरा तो अब एक तरफ हो गया था और अगले ही पल रुद्र भी एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और उसने भी बहुत ज्यादा भयानक सा सपना देखा था। उसने अपने पास लेटी हुई किट्टू को देखा, तभी उसे जाकर यकीन हो गया कि ये तो वो सपना देख रहा था। मिस्टर नरेन पुरोहित ने सच में उसे थप्पड़ नहीं मारा था, ना ही उन दोनों का कोई डाइवोर्स हुआ था। रुद्र भी जैसे तैसे धीरे से बेड से नीचे उतरा और उसने भी नाइट स्टैंड पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और फिर पानी पीने लगा। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रखी थी। अब रुद्र के भीतर किट्टू को खोने का डर बैठ चुका था। जब तक किट्टू बेसहारा थी तब तक उसे डर बिल्कुल भी नहीं था कि किट्टू उसे छोड़कर जा सकती है, लेकिन अब क्योंकि किट्टू एक पावरफुल और रिच इंसान की बेटी थी, अगर वो जरा भी उसके साथ मिसबिहेव करता तो शायद श्री नरेन पुरोहित जी उसे कभी भी नहीं छोड़ते। रुद्र पानी पीकर जेब में हाथ डालकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा था और कुछ सोचने लगा था। वो खुद को अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और खुद को ही समझा रहा था। उसने भी किट्टू की तरफ देखा जो आराम से सो रही थी। रुद्र भी उसके पास आया और उसने भी उसके गालों को हल्के से छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी बाहर से किसी ने नॉक किया। रुद्र का हाथ एकदम से रुक गया और फिर उसने भी दरवाजा खोला तो एक नौकर बाहर खड़ा हुआ था। नौकर बोलता है कि आपको साहब बुला रहे हैं। रुद्र के दिल की धड़कनें तो अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसे डर था कि कहीं मिस्टर पुरोहित को उसकी और किट्टू के रिश्ते के बारे में सच तो नहीं पता चल गया। रुद्र ने भी नौकर की तरफ देखकर कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। नौकर भी इतना सुनकर वहां से चला गया तो रुद्र कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। वो खुद से ही बोलता है कि इतना ज्यादा क्या डर रहा है तू, तेरी तो पूरी फैमिली तेरे साथ ही है ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे नरेन पुरोहित तेरा। ऐसे कैसे वो तुझे और किट्टू को दूर कर सकते हैं? शादी हुई है तुम दोनों की और फिर कन्यादान भी उन्होंने खुद ही अपने हाथों से किया है उसका। तभी सामने रखे मिरर में खड़े रुद्र के अक्ष की आवाज एकदम से आती है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं वो करवा सकते? तेरा डाइवोर्स तेरे और किट्टू के बीच में है ही क्या? रुद्र बोलता है कि वो मेरी पत्नी है, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर किसी और के साथ जा सकती है? अक्ष बोलता है लेकिन वो तुम्हें प्यार तो नहीं करती है ना? ये सुनकर तो रुद्र की आंखें एकदम से सिकुड़ गई थी और उसने भी महसूस किया कि हाँ, किट्टू उसके साथ रहती है लेकिन उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती है। रुद्र बोलता है नहीं करती है तो कर लेगी ना, दुनिया में कितने कपल्स ऐसे हैं जिनकी अरेंज मैरिज होती है। अक्स भी हंसकर बोलता है कि ये तो तुम खुद को समझा रहे हो या फिर मुझे समझा रहे हो। जाओ जाओ जाकर अपने ससुर जी से मिल लो, देखो उनका क्या सोचना है तुम्हारे बारे में। और याद रखना अगर किट्टू ने तुम्हारी शिकायत कर दी ना तो फिर मिस्टर नरेन पुरोहित तुम्हें उसके साथ कभी भी नहीं भेजेंगे। अपने बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव लाओ रुद्राक्ष प्रताप सिंह। ये जो तुम बात बात पर किट्टू को डांटते रहते हो, उसे आंखें दिखाते रहते हो, ये सब कुछ बंद कर दो। जाओ जाकर अपने भाई से कुछ सीखो कि लड़कियों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, समझे तुम? ये पहली बार था कि रुद्र को किसी ने इतना ज्यादा डांट दिया था उसके सामने, और पहली बार ही था कि उसे किसी के होने का डर था तो किसी को खोने का भी डर। आज तो एक झूठे सपने ने ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। उसे बहुत ज्यादा डर था कि कहीं वो किट्टू को खो तो नहीं देगा। रुद्र एक बार फिर से किट्टू की तरफ देखता है जो अभी भी आराम से सो रही थी। रुद्र बोलता है कि कितने मजे से सो रही हो तुम, और यहाँ पर मेरी बैंड बज गई है। इतना कहकर वो भी अब सीधा कमरे से बाहर निकल गया और सीधा स्टडी रूम की तरफ गया जहाँ पर नरेन बैठे हुए थे। नरेन ने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि आइए आइए मिस्टर प्रताप। रुद्र भी थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि मैं आपके बेटे
के जैसा हूँ, आप मुझे बेटा भी कह सकते हैं या फिर नाम से भी बुला सकते हैं। आपको मुझे मिस्टर प्रताप कहने की ज़रूरत नहीं है। नरेन ने भी हल्के से मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम ही ले लिया करूँगा अब से मैं, बैठ जाओ। लेकिन रुद्र का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर हल्का हल्का सा पसीना भी था। उसे नहीं पता था कि उसके ससुर जी अब उससे क्या पूछेंगे। मेरी बेटी क्या कर रही है? नरेन ने भी रुद्र की तरफ देखकर पूछा तो रुद्र ने कहा कि आराम से सो रही है। फिर उसने भी टाइम देखा और बोला कि पापा जी हम वापस कब चलेंगे, क्योंकि अब मुझे अपने बिजनेस की भी टेंशन हो रही है। नरेन बोलता है कि बस 2 घंटे के बाद ही निकलेंगे। तुम ये बताओ कि क्या तुम सौम्या से मिले हो? रुद्र ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ, मम्मी जी से तो मैं मिला ही था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। बस आपका ही नाम हमेशा लेती रहती हैं। आपसे ही मिलने की चाहत है उनके दिल में। लेकिन मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो नरेन के चेहरे पर भी एकदम मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बेटी तुम्हें कहाँ पर मिली थी? जिसका डर था वही हुआ था। रुद्र को तो अब बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। रुद्र बोलता है कि पापा जी मैंने बताया था ना कि किट्टू मेरी कंपनी में काम करती थी। मुझे बस अच्छी लगी और फिर मैंने उससे शादी कर ली। नरेन भी अब रुद्र की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर वो एकदम से बोलता है कि लेकिन मेरी बेटी की तो क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी ना कि वो तुम्हारी कंपनी में काम कर सके, या फिर तुमने उसे कैसे अपनी कंपनी में रख लिया? तो रुद्र भी अब एक बार फिर से चुप हो गया था और फिर थोड़ा सा कुछ सोचकर उसने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है ना, नीलकंठ प्रताप सिंह, उसने ही किट्टू को हमारी कंपनी में जॉब पर रखा था। उसका मानना था कि क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए और किट्टू उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। नरेन शक भरी नज़रों से रुद्र की तरफ घूर रहा था और फिर रुद्र की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वैसे भी उसे झूठ बोलना सही से आता नहीं था। यहाँ पर अगर नील होता तो शायद अब तक बातों में फंसा देता नरेन को, लेकिन रुद्र इस चीज़ में थोड़ा सा शरीफ था। वो जैसे तैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल कर रहा था और नरेन के बातों का जवाब दे रहा था। इतने में ही नरेन बोलता है कि मतलब तुम्हारे भाई को बिजनेस की समझ नहीं है, तभी तो उसने किट्टू को अपनी कंपनी में रख लिया था। नरेन की बात सुनकर तो रुद्र अब एकदम से शांत हो गया था और उसके मुंह में तो शब्द ही नहीं बचे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगले ही पल वो हल्के से मुस्कुराकर बोलता है कि नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मेरा बड़ा भाई बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ही अच्छा इंसान है। उसे लगता है कि प्रॉफिट से ज़्यादा इंसानियत की अहमियत भी होती है कुछ। नरेन तो अब हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगता है और फिर रुद्र ने भी अपना सलाइवा गटक लिया और फिर इधर उधर देखने लगता है। वो मन ही मन बोलता है कि अरे ससुर जी, कितना भी आंखें फाड़ कर देख लीजिए आप मुझे, किट्टू को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप चाहे कुछ भी पूछ लीजिए, मगर मैं आपकी बेटू को नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नरेन अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैनेजर वहां पर आ गया और बोलता है कि सर आपकी पैकिंग हो गई है। नरेन ने भी रुद्र की तरफ देखकर कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ और किट्टू को तैयार होने के लिए कह दो। थोड़ी ही देर में हमें यहाँ से निकलना है, बस अब निकलने का टाइम हो ही चुका है। रुद्र ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही नरेन ने भी मैनेजर की तरफ देखकर कहा कि मुझे पता करके बताओ कि किट्टू और रुद्र की शादी किन हालातों में हुई थी। क्या सच में रुद्र को किट्टू पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, या फिर कोई और बात है जिससे रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने हमारी बेटी से शादी करी है? क्योंकि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह राजस्थान के नामी बिजनेस में से एक हैं और फिर ऐसे में इस इंसान का एक मामूली सी लड़की से शादी करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। मैनेजर बोलता है कि सर आप बेकार में ही रुद्राक्ष प्रताप सिंह पर शक कर रहे, ऐसा नहीं है। मुझे पता है उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है और संजय प्रताप सिंह आप भी तो मिले हो ना उनसे, वो उनके पापा ही तो है। शादी में भी आपने उन्हें देखा था, कितना सभ्य परिवार है इनका। नरेन बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे ये इंसान सही नहीं लगता है। मुझे अब पूरी सच्चाई जाननी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने मेरी बेटी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और तुम पता करो कि किन हालातों में उन दोनों की ही शादी हुई है। ये कहकर वो भी अब वहां से चुपचाप से बाहर की तरफ चला गया। और इधर रुद्र जब अपने कमरे में आया तो किट्टू अभी बेड पर नहीं थी, वो वहां से जा चुकी थी। रुद्र की आंखें तो एकदम से चौड़ी हो गई थी और फिर वो भी जोर से चिल्लाता है किट्टू। तभी बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से खुलता है और किट्टू बाहर आ गई थी। शायद वो फ्रेश होने के लिए गई थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए थे और रुद्र ने भी किट्टू को देखा तो वो भी जल्दी से उसके पास गया और उसे अपने गले लगा लिया। किट्टू तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। वो धीरे से
बोलती है कि सर कुछ हुआ है क्या आपको? रुद्र अभी किट्टू से थोड़ा सा दूर हुआ और बोला कि तुम मुझे प्यार करती हो या फिर नहीं? किट्टू बहुत ही हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी। रुद्र बोलता है कि अरे ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे बीच में सब कुछ हो भी चुका है, शादी भी हो गई है, तुम्हारा कन्यादान भी खुद तुम्हारे पापा ने ही किया है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये मैं एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं? किट्टू तो अब रुद्र की बात सुनकर एकदम से चुप हो गई थी। रुद्र ने हार मानकर फिर से गुस्से से कहा कि इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये कि तुम्हें इसका आंसर नहीं पता है। बताओ मुझे, बताओ जल्दी से कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? किट्टू तो बहुत ही ज्यादा हकपका गई थी। तो रुद्र ने भी अगले ही पल अब किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर गुस्से से बोलता है कि तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, प्यार करती हो मुझसे या फिर नहीं? तो किट्टू भी अब एकदम से आंखें भर आई थी। वो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलती है कि पता नहीं। रुद्र ने थोड़ा सा गुस्से से कहा कि पता नहीं मतलब? किट्टू फिर से नम आवाज में बोलती है कि मुझे नहीं पता है। रुद्र फिर से गुस्से से चिल्लाया, पागल तो नहीं हो ना तुम? मैं तुम्हारे करीब आया था तो तुम्हारी मर्जी शामिल थी ना इसमें? तो फिर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम मुझे प्यार करती हो या फिर नहीं करती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो यार? किट्टू डरते हुए बोलती है कि जी जी करती हूँ आपसे प्यार। रुद्र ने किट्टू को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पापा पूछेंगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर कह देना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओके, ऐसे ही कहोगी ना अब तुम? किट्टू ने डर के मारे हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धीरे से बोलती है कि जी हाँ, यही कहूंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। रुद्र ने अगले ही पल किट्टू को कसकर अपने गले लगा लिया और उसके दिल में किट्टू को लेकर बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया था। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसी डर की वजह से वो किट्टू को इतना ज्यादा डरा रहा है। तो वहीं किट्टू की आंखों में बस आंसू आ चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा प्यार है रुद्र का। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित ने भी बाइक मंदिर के बाहर आकर रोकी। उसके पीछे शिखा बैठी हुई थी। दोनों ही बाइक से नीचे उतरते हैं तो शोभित बोलता है कि शिखा प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता हूँ बिल्कुल भी। शिखा थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है कि तभी तो तुम्हें मंदिर लेकर आई हूँ मैं। भगवान से आशीर्वाद लेंगे तो हमारा रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा चलेगा। बस जल्द ही तुम्हें एक अच्छी सी जॉब लग जाए और फिर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ। उसके बाद शादी करके आराम से सेटल हो जाएंगे। शिखा का बार बार शादी की बात करना शोभित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता था। शोभित बोलता है कि शादी भी कर लेंगे ना, लेकिन अभी तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्यों लेकर आई हो तुम मुझे? शिखा उसकी बाजू पकड़कर सीधा मंदिर की सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए बोलती है कि अरे अभी तो बताया है ना कि महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अब देखो मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था, अब तुम आ गए हो ना तो फिर मेरी भी अपनी फैमिली हो जाएगी। फिर हमारा भी एक छोटा सा शोभित और एक छोटी सी शिखा होगी। शोभित भी जबरदस्ती शिखा की बातों पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। फिर दोनों ने ही मंदिर की चौखट को छुआ और फिर मंदिर के अंदर चले गए। उन दोनों को एक आदमी दूर से खड़ा होकर देख रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अजीत सचादेवा का ड्राइवर था। उसने भी जल्दी से अपना फोन निकाला और अजीत को कॉल करके कहा कि सर आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। अजीत बोलता है कि कौन सी गुड न्यूज़? ड्राइवर ने कहा कि सर शोभित भैया अभी अभी मंदिर गए हैं एक लड़की के साथ। ये सुनकर तो अजीत की आंखें एकदम हैरानी से चौड़ी हो गई। जिस लड़के ने कभी भी घर के मंदिर में हाथ नहीं जोड़े, ना ही कभी देखा, और वो आज शिखा के साथ मंदिर के अंदर चला गया। अजीत हैरानी से बोलते हैं कि वो लड़की कौन है? ड्राइवर ने कहा कि सर वही लड़की शिखा जो हमारे घर पर आई थी, उसी के साथ मंदिर गए हैं भैया, और वो अभी बाहर आएंगे तो मैं आपको कुछ फोटोज भी भेज दूंगा। इतना कहकर ड्राइवर ने फोन को काट कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद शिखा और शोभित दोनों ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ड्राइवर ने उन दोनों की ही फोटो ले ली थी और अजीत को भेज दी थी। अजीत भी अपने फोन में ही उन दोनों की फोटो को देख रहा था और फिर वो खुद से बोलता है कि चलो इसकी जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ, ये लड़की इस लड़के को हमेशा के लिए सुधार कर रख देगी अब। इधर दूसरी तरफ प्रताप ब्रदर्स अपने कमरे में तैयार हो रहे थे क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। तीनों ने ही ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। तीनों ही नो डाउट बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। संजय भी तैयार हो चुका था और संध्या की साड़ी की प्लेट से ठीक कर रहा था। तभी शुभ ने भी उनके कमरे का दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर तो वो बोलता है कि हाय, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन आप दोनों का प्यार खत्म नहीं होना चाहिए कभी
भी। सच्ची पापा, जब आप माँ की ऐसी केयर करते हो ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल घायल हो जाता है। यकीन नहीं आता है कि सुबह सच में आप ही दोनों लड़ रहे थे। संजय ने संध्या की साड़ी की प्लेट्स अच्छे से ठीक कर दी और फिर खड़े होकर बोलता है कि क्यों आया था तू यहाँ पर। शुभ बोलता है कि नील भैया बुला रहे हैं, सब तैयार हो गए हैं। संजय और संध्या ने भी गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर आ गए। दोनों ने ही अपने बेटों की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसमें दो राय नहीं थी कि आज के समय में भी उनके चारों ही बेटे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और एक दूसरे पर एकदम से जान छिड़कते थे। नील बोलता है कि चलिए पापा। संजय ने कहा कि हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जाकर बंदरों की तरह नहीं उछलोगे तुम लोग और कोई भी उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करोगे। निहाल बोलता है कि पापा आप हमें बंदर क्यों समझते हैं। संजय ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि नहीं, तुम्हें तो लंगूर समझता हूँ मैं, बंदर तो ये शुभ को समझता हूँ मैं, और ये तुम्हारा बड़ा भाई किसी मदारी से कम थोड़ी ना है। फिर सख्ती से बोलता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो तुम तीनों के तीनों, अगर मुझे वहां पर तुम तीनों में से किसी की भी शिकायत मिल गई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए। जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। फिर निहाल बोलता है कि हाँ हाँ जानते हैं, आप हमारे बाप हो और हमारी माँ की सेटिंग। संजय गुस्से में संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि सुना तुमने, तुम्हारे बेटे मुझे तुम्हारी सेटिंग बताते हैं, कब सुधरेंगे ये लोग। संध्या मुस्कुराकर बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, आप चलिए ना। पांचों ही बाहर आ गए और फिर नील ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो संजय बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ अलग गाड़ी में आ जाऊंगा, तुम तीनों अलग गाड़ी में आ जाओ। तीनों ने ही गर्दन हिलाई और फिर संजय संध्या को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शुभ बोलता है कि यार पापा भी ना माँ के साथ रोमांस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, हर वक्त इनको रोमांस करना रहता है। इतना कहकर वो भी गाड़ी में बैठ गया और नील ड्राइव कर रहा था। निहाल उसके पास बैठा हुआ था और शुभ जो आराम से पीछे बैठा था। तभी निहाल का फोन बजा तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था भैंस की बच्ची। निहाल ने फोन उठाते हुए कहा कि प्रॉब्लम क्या है तेरी, क्या अभी भी मेरा बेबी ही तुझे परेशान कर रहा है। नव्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्या करूँ मैं, डिलीवरी होने वाली है ना इसीलिए। निहाल ने भी दांत दिखाते हुए कहा कि ओ भैंस की बच्ची, तुझे क्या सच में शर्म नहीं आती है क्या बिल्कुल भी। कितने दिनों से तू मुझे ऐसे ही परेशान कर रही है, क्या मिल रहा है तुझे परेशान करके, बता मुझे। नव्या बोलती है कि देखो तुमने कहा था ना कि तुम किसी नव्या नाम की लड़की से प्यार करते हो, अब जब वो तुम्हें भाव नहीं देती है तो फिर मैं अपना सिक्का आजमाने की कोशिश करूंगी नहीं ना, क्यों, क्या ये भी नहीं कर सकती क्या मैं। निहाल बोलता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं नव्या के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं, आज नहीं तो कल वो मान ही जाएगी, समझी तुम। मुझे फोन करके परेशान मत करो, कोई फायदा नहीं है इस आधे अधूरे रिश्ते का, अपना ध्यान कहीं और अच्छे से काम में लगाओ, समझी तुम। ये कहकर निहाल ने भी फोन को कट कर दिया और फिर उधर नव्या जो एकदम से तैयार हो चुकी थी, शायद वो भी अपनी फैमिली के साथ आज किसी पार्टी में जा रही थी, उसने भी फोन की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोलती है कि निहाल तुम सच में कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारे साथ मस्ती करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अवनी भी बाहर आई तो नव्या ने फ़ोन अपने दुपट्टे में छुपा लिया और फिर नव्या बोलती है कि दी आप नहीं चलेंगी क्या। अवनी बोलती है कि नहीं मेरा मन नहीं है और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने सीमा जी खड़ी हुई थी। सीमा ने दोनों ही बेटियों की तरफ देखकर कहा कि दोनों को चलना है और अगर नहीं जाना चाहती हो तो जाकर अपने पापा से बात कर लो। इतना कहकर वो नव्या के पास आई और फिर एक पिन देते हुए बोलती हैं कि नव्या बेटा इसे जरा मेरी साड़ी में लगा दो। नव्या ने भी पिन लेकर अपनी माँ के साड़ी में लगा दी और फिर सीमा जी ने भी अवनी की तरफ देखकर कहा कि सुना नहीं तुमने, जाओ अपने पापा से जाकर बात कर लो या फिर जाकर तैयार हो जाओ। अवनी भी बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि अपने माँ से बहस वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, इसीलिए चुपचाप से कबर्ड में से एक फ्रॉक सूट निकालकर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर के बाद सुरेश जी भी ड्राइव कर रहे थे और उनकी पत्नी सीमा उनके पास बैठी थी और दोनों ही बेटियां पीछे बैठी थी। नव्या तो लगातार फोन से निहाल से चैट कर रही थी भैंस की बच्ची बनकर, जबकि अवनी का दिमाग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इतना कुछ करने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसने नील के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नील को वो हल्के हल्के से प्यार भी करती थी लेकिन अपने एटीट्यूड के चक्कर में उसे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और तभी अवनी का फोन भी एकदम से वाइब्रेट होने लगता है। उसने मैसेज चेक किया तो देखा एक्यांश का मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अवनी मैं भी पार्टी में आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। अवनी को इस मैसेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और ना ही उसने एक्यांश को कोई रिप्लाई किया था। अब तो उसका पूरा ध्यान तो बस नील पर ही रहता था, वो नील के बारे में ही सोचती रहती थी। और थोड़ी
थोड़ी देर के बाद सुरेश जी ने गाड़ी वेन्यू के बाहर आकर रोकी। चारों ही गाड़ी से नीचे उतरे और फिर अंदर जाने लगे, लेकिन तभी उनके पीछे से किसी ने ढोल बजा दिया और चारों ने पीछे पलट कर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। प्रताप ब्रदर्स अपने साथ कुछ ढोल वालों को लेकर आए थे, जो पूरे जोर शोर से ढोल को बजा रहे थे और प्रताप ब्रदर्स उन ढोल वालों के बीच में डांस कर रहे थे। अवनी ने भी पलट कर देखा तो नील, निहाल और शुभ तीनों ही ढोल पर बहुत ही मस्ती से डांस कर रहे थे और चार ढोल वाले भी जोर जोर से ढोल को बजा रहे थे। उन्होंने तो पार्टी में चार चांद ही लगा दिए थे। सबकी नजरें तो अब तीनों ही भाइयों पर ठहर गई थी और कहीं ना कहीं कुछ औरतें उनमें अपने जमाई को देख रही थी। नव्या के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अवनी अच्छे से जानती थी कि ये सब कुछ नील जानबूझकर कर रहा है। तो निहाल भी नाचते नाचते नव्या के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आया और नचाने लगा। नव्या भी उनके साथ में ही मस्ती से डांस करने लगती है। तो शुभ भी नाचता हुआ गया और फिर सीमा जी का हाथ पकड़कर बोलता है कि अरे चलिए ना आंटी, थोड़ा सा डांस करते हैं, देखिए कितना ज़्यादा मज़ा आएगा डांस करते हुए। सीमा तो आंखें फाड़ कर बस शुभ की तरफ ही देखे जा रही थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने भी शुभ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर शुभ सीमा जी को लेकर सबके साथ डांस करने लगता है। और तभी नील भी डांस करता हुआ अवनी के पास गया और फिर अवनी उसे गुस्से से घूरते हुए खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। नील ने भी सीधा अपने ससुर जी की तरफ देखा और बोला कि चलिए ना ससुर जी, डांस करते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुरेश भी गुस्से में नील की तरफ ही देख रहे थे और तभी ढोल की आवाज़ बंद हो गई। नील ने पलट कर देखा तो शुभ बोलता है कि भाई पापा की गाड़ी आ गई है। शुभ ने जल्दी से जेब में से पैसे निकाले और फिर ढोल वाले को दिया और फिर बोला कि अब यहाँ पर दिखना भी मत, समझे तुम, जितनी जल्दी हो सके ना रुखसत हो जाओ यहाँ से। सारे ढोल वाले भी पैसे लेकर वहां से भाग गए थे और तीनों ही भाई फिर से बिल्कुल डिसेंट बनकर खड़े हो गए थे। नील ने भी सुरेश जी की तरफ देखकर कहा कि ससुर जी, पापा से कुछ भी मत कहना प्लीज। और तभी वहां पर संध्या और संजय की एंट्री हो गई। तो संजय ने भी सुरेश जी की तरफ देखा और उनके पास जाकर मुस्कुराकर बोलते हैं कि मिस्टर ओबरॉय, आप भी यहाँ पर आए हैं। तो सुरेश जी ने एक नज़र नील की तरफ देखा तो नील ने अपने दोनों ही हाथ जोड़ लिए थे। सुरेश जी ने कहा कि हाँ, हमें भी इनवाइट किया गया था। तो संजय ने कहा कि तो फिर चलिए ना अंदर चलते हैं। सुरेश जी ने भी गर्दन हिला दी और फिर संजय के साथ अंदर की तरफ चले गए। संध्या ने भी एक नज़र अवनी की तरफ देखा और उसके गाल पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ लगाया और बोली कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो तुम, किसी की भी नज़र ना लगे। अवनी के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी सीमा जी भी पीछे से आकर संध्या से बोलती हैं कि फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरी बेटी को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। संध्या ने हंसकर नील की तरफ देखा और बोली कि नज़र तो आपकी बेटी को कब की लग चुकी है और ऐसी लगी है जो कभी भी नहीं उतरेगी शायद। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, अभी गले में थोड़ी सी दर्द होने की वजह से आज आवाज़ में थोड़ी सी बदलाहट है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब मैनेज कर लीजिएगा।